नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सबों को स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8 क्लास का विज्ञान का साइंस का अध्याय 13 संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक, इस अध्याय को जो सो इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा बताने वाले हैं। एक एक टॉपिक को ध्यान में रखकर आपको पूरा विस्तार पूर्वक बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, तब आप जो है सो जितने भी आपके मन में इस अध्याय के बारे में आपका डाउट होगा, जितने भी होंगे डाउट, सब आपके मन से निकल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, कहा जाता है संश्लेषित रेशा और प्लास्टिक। देखिए, संश्लेषित रेशा का अर्थ क्या होता है, यानी कि जो हम जैसे कि कपड़े पहनते हैं वो रेशम से बने होते हैं, छोटे छोटे रेशम मिलकर जो है सो कपड़े बनाते हैं। फिर आगे कहा जाता है प्लास्टिक, और ये जो प्लास्टिक संश्लेषित रेशा होते हैं यही सब जो है सो होता है। ठीक है, तब आगे जो है सो देखिए, आगे फिर अभी कहा जा रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे पोशाक कपड़े जो है सो कपड़े फेवल से बनते हैं। देखिए, हमारे कपड़े और पोशाक जो है सो फेवल से बनते हैं। ठीक है, इस प्रकार कहा जा रहा है। तो थोड़ा सा इसे मैनेज कर लेते हैं और इसका साइज को कम कर लेते हैं, तो आपको जो सो यहाँ देखने में आसानी होगा। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। देखिए, कहा जाता है आप जानते हैं कि हमारी पोशाक कपड़े फैब्रिक से बनी होती है। ये सभी कपड़े किसी न किसी तंतु या रेशम से बने होती है, और जितने भी हम कपड़े पहनते हैं, वस्त्र पहनते हैं, वो किसी न किसी रेशम से मिलकर बने होते हैं। और रेशम जो है सो दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक रेशा और दूसरा संश्लेषित। देखिए, प्राकृतिक रेशा उसे कहा जाता है जो हमें प्राकृतिक के द्वारा मिलता है, जैसे कि प्राकृतिक में आ जाता है जैसे कि पेड़ से मिलना, किसी के जंतु तंतु इस प्रकार से मिलना। और संश्लेषित रेशा जो हम प्रयोगशाला में खुद बनाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। ठीक है, फिर आगे देखिए, कहा जाता है जो जो रेशे प्राकृतिक स्रोत जैसे पेड़, जैसे पौधे, जानवरों से प्राप्त होते हैं, प्राकृतिक रेशा कहलाते हैं। जैसे सूती, रेशम, ऊनी। देखिए, ये सब जो सो प्राकृतिक रेशम है। आप इसे जो सो मैं हेडलाइन कर देता हूँ, आप इसको जो सो ध्यान में रखिएगा कि जो प्राकृतिक रेशा कौन कौन है। तो अब यहाँ से यहाँ तक आपको ध्यान रखिएगा। देखिए, यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है जो रेशे कृत्रिम तरीके से प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं उसे संश्लेषित रेशा कहते हैं। यानी कि जो रेशा अब जो सो प्राकृतिक रूप से हमें नहीं प्राप्त होता है, जो हम प्रयोगशाला में बनाते हैं उसे मानव निर्मित या संश्लेषित रेशा कह देते हैं। ठीक है, जैसे आता है नायलॉन, रेयानन, पॉलिएस्टर आदि। इस प्रकार के जो है सो हमारे पास प्रयोगशाला में बनाए जाने वाले कुछ जो क्या हैं, रेशा हैं। ठीक है, अब आगे फिर कहा जाता है रेशों से निर्मित सामानों को निम्नलिखित सारणी में अंकित कीजिए। उन्हें प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा से नियमित वस्तु का विभाजन कीजिए कि प्राकृतिक रेशा कौन है और संश्लेषित रेशा कौन है। आप इस चार्ट को पूरा कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, आगे क्या कहा जाता है, ये भी ध्यान से समझिएगा। देखा जाता है ये संश्लेषित रेशा क्या है, कि संश्लेषित रेशा जो सो क्या है, यानी कि जो प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं वो क्या है। देखिए, कहा जाता है संश्लेषित रेशा छोटी इकाई को जोड़ जोड़ कर बनाई जाती है। जो संश्लेषित रेशम जो बनाई जाती है वो छोटी छोटी इकाइयों को, छोटे छोटे जो होती हैं उसे बनाया जाता है, और एक श्रृंखला के जैसा बनाया जाता है। जिस प्रकार मोती के द्वारा निर्मित माला में एक समरूप पैटर्न होता है, उसी प्रकार आप कागज को जोड़कर एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं, उसे ही हम लोग जो सो क्या कहते हैं कि ये संश्लेषित रेशम है। ठीक है, फिर आगे कहा जाता है आप इन दोनों चित्रों में क्या क्या समानता देखते हैं। यह एक साथ जुड़ी छोटी इकाई की एक लंबी श्रृंखलाएं हैं। इस प्रकार संश्लेषित रेशा में भी अनेक छोटी इकाई आपस में जुड़कर एक श्रृंखला बनाती है, जिसमें प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ होता है। और जो ये श्रृंखला बनाई जाती है रेशम के द्वारा, ये जो सो संश्लेषित रेशा जो होती है ये रासायनिक पदार्थ के द्वारा बनाई जाती है। फिर आगे कहा जाता है क्या होता है
बहुलक। देखिए बहुलक अब क्या होता है, ये एक टॉपिक उठता है रेशम में कि बहुलक क्या होता है। तो देखिए कहा जाता है इस प्रकार की अनेक छोटी छोटी इकाई मिलकर एक एक बड़ी एकल इकाई बनता है जो बहुलक कहलाता है। यानी कि जो छोटी छोटी जो श्रृंखला थी उसे मिलाकर बनने वाली को हम बहुलक कह देते हैं। ठीक है, देखिए आप एक बार में जो सो इस अध्याय को नहीं समझ पाते होंगे तो आपको तोड़ तोड़ कर जो है सो सभी को बताया जा रहा है, और आप ध्यान से देखते जाइएगा तो आप जरूर समझ जाइएगा कि किसे क्या कहा जा रहा है। और जिसका अर्थ होता है बहुत, बहुत तथा मर का अर्थ होता है भाग या इकाई के योग के बना, तथा बहुलक बहुत सी इकाइयों से बना होता है। ठीक है, हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी अनेक बहुलक जैसे पॉलीथीन, पॉलीएस्टर, नायलॉन आदि संश्लेषित रबड़ है। ये जो हमारे जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाले जो कृत्रिम या संश्लेषित बोल सकते हैं, संश्लेषित रेशा जो है उसके कुछ उदाहरण हैं जिससे बहुलक बनाए जाते हैं। बहुलक यानी कि छोटे छोटे श्रृंखला मिलकर बनता है, उसे बहुलक कहते हैं। इसमें से आता है पॉलीथीन, पॉलिस्टर, नायलॉन, इस प्रकार से आते हैं। फिर आगे कहा जाता है क्या कुछ प्राकृतिक रेशम भी बहुलक होते हैं। कुछ प्राकृतिक रेशम जो है वो बहुलक होता है। तो देखिए बहुलक प्राकृतिक में भी पाए जाते हैं, और जो बहुलक जो होते हैं वो प्राकृतिक में पाए जाते हैं। जैसे कि कपास एक बहुलक है जिसे जिसे सेलुलोस कहते हैं, और सेलुलोस बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाई से बना होता है। और जो सेलुलोस होता है वो बहुत सारे मात्रा में जुड़कर जो सो ग्लूकोज की इकाई बनाता है। फिर आगे कहा जाता है आइए संश्लेषण रेशा के प्रकार को जानते हैं। संश्लेषित रेशा के प्रकार, पहला रेयानन। क्या क्या आपको याद है कि रेशम कीट से रेशम के रेशों प्राप्त कैसे किए जाते हैं, कि जो रेशम कीट होते हैं उसे रेशम जो है सो कैसे प्राप्त किए जाते हैं। और ये जो सो प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि जो रेशम के कीट जो होते हैं वो हमें प्राकृतिक में मिलते हैं, ना कि उसे हम अपना प्रयोगशाला में बना सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है कि रेशों की खोज सर्वप्रथम चीन में हुआ था। सर्वप्रथम जो है सो चीन में रेशम की खोज हुआ था, और लंबे समय तक चीन ने इस आविष्कार को गोपनीय रखा, नहीं कि इस बात को जो सो उन्होंने गुप्त में रखा था। बाद में इसकी जानकारी दूसरे देशों में हुई, और रेशों से प्राप्त कपड़े बहुत महंगे थे, फिर भी इसकी सुंदरता बनावटी में प्रत्येक व्यक्ति को मनमोह कर देता था। इस कारण रेशम के कृत्रिम तरीके से बनाने का प्रयास किए गए, और 19वीं शताब्दी के अंत में वैज्ञानिक को रेशम का समान गुण वाले रेशम प्राप्त करने में सफल प्राप्त हुए। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो रेशम के जो कीट होते हैं, जो रेशम जिससे बनाए जाते थे, वो जो सो सर्वप्रथम यानी कि सबसे पहले जो सो चीन देश को पता चला था, जिन्होंने जो सो गोपनीय रखाने की इस बात को जो सो उन्होंने गुप्त में रखा, किसी को जो सो और किसी अन्य देश को उन्होंने ये बात या जो सो बोल सकते हैं विश्व सम्मेलन में आके नहीं बताया। तो फिर अन्य देशों को पता चला, तब जो सो ये रेशम कीट थे, तो इससे जो सो बहुत अच्छी जो सो कपड़े और बुनावट की बनने और सुंदर लगती थी देखने में। तो इसमें जो सो व्यक्ति का मंत्रमुग्ध हो जाता था, यानी कि व्यक्ति इसे देखते थे तो इसे बहुत ही अधिक पसंद करते थे। तो इसे जो सो प्राकृतिक रूप से तो मिलता ही है, लेकिन अब जो सो इसे संश्लेषित यानी कि प्रयोगशाला में भी जो सो बनाया गया, और जो सो कृत्रिम रेशा जो सो कहलाता, और इसे रेशम का उपयोग करके इसे जो सो अब आधुनिक ज़माने में जो सो हम जो सो प्राकृतिक स्रोत पर निर्भर नहीं रहे, और जो सो कृत्रिम तरह से जो सो बनाते हैं इसे। फिर आगे कहा जाता है देखिए कि रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है। यद्यपि यह एक प्राकृतिक स्रोत कष्टगुल्ली से प्राप्त होता है। ये जो सो प्राकृतिक स्रोत से मुख्य रूप से प्राप्त होता है, लेकिन इसे जो सो साइंटिस्टों ने, वैज्ञानिकों ने इसे जो सो रासायनिक रूप से यानी कि प्रयोगशाला में इसे तैयार करने लगा। फिर कहा जाता है परंतु यह एक कृत्रिम रेशम है। यह कृत्रिम रेशम है, वास्तव में यह एक अर्ध संश्लेषित रेशा है, क्योंकि यह कष्ट लुंगी
लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त किया जाता है और रेयान रेशम से सस्ता होता है। और रेयान जो सो रेशम से सस्ता होता है और रेशम रेशों से सामान की बुनावटी की जाती है और इसे विभिन्न प्रकार के रंगों में रंगा जा सकता है। और रेयान अनेक प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है और रेयान से सूती वस्त्रों के साथ मिलाकर बिस्तर की चादर अथवा ऊन मिलकर जो सो बहुत से, यानी कि इससे जो सो जो कृत्रिम रूप से जो अब प्राप्त किए जा रहे हैं प्रयोगशाला में, इससे जो सो अनेक प्रकार की जो सो वस्तुएं बनाई जाती है, जैसे कि सूती का वस्त्र जो सो कालीन बनाया जाता है और चादर बनाए जाते हैं, यानी कि बहुत इसी प्रकार के बनाए जाते हैं। फिर आगे कहा जाता है नायलन। नायलन एक अन्य मानव निर्मित रेशा है। अब देखिए जो नायलन है ये भी जो सो एक मनुष्य के द्वारा निर्मित रेशा है और 1931 में इसका निर्माण बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल, पौधे या जंतु से प्राप्त का उपयोग किया गया था। यह कोयला जल एवं वायु से बनाया गया था। अतः यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। सर्वप्रथम इसे न्यूयॉर्क और लंदन के बाज़ारों में बेचा गया था, इसलिए इसका नाम जो सो नायलन पड़ा। और नायलन के रेशम हल्के चमकीले, कठोर और घुलने में आसान होते हैं। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो नायलन है ये जो सो एक मानव निर्मित रेशम है, जो कि सबसे पहले न्यूयॉर्क और जो सो लंदन में इसे बनाया गया था और जो सो उसे जो सो वहाँ बेचा गया था और उन्हीं के नामों पर जो सो इसका नाम जो सो रखा गया है। फिर आगे कहा जाता है नायलन के रेशम का उपयोग पहनने के कपड़े, मछली पकड़ने की जाल, बैडमिंटन, टेनिस रैकेट आदि के, यानी कि बैडमिंटन बनाने की जाल जो होता है, जो उसमें रस्सी होता है, मछली पकड़ने की जाल, क्योंकि ये जो नायलन जो होती है बहुत ही मजबूत होती है। यहाँ तक कि बूट हुए पैराशूट में भी जो सो कंघी पैराशूट में, यानी कि सोच सकते हैं कि नायलन जो होता है वो कितना मजबूत होता है कि पैराशूट के रस्सी में भी जो सो इसका उपयोग किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है कि बनाने में होता है नायलन रेशा इतना मजबूत होता है कि इसका बहुत कि इनका उपयोग पैराशूट तथा चट्टान पर चढ़ने हेतु रस्सी बनाने में किया जाता है। आप सोच सकते हैं कि ये इतना नायलन मजबूत होता है कि इसे पैराशूट में यूज किया जाता है। और पैराशूट सोच सकते हैं कि ये कितने जो सो फोर्स को बर्दाश्त करता है। और पहाड़ी में चढ़ने के लिए भी आप देख सकते हैं, जो व्यक्ति पहाड़ी में चढ़ रहे हैं ये भी नायलन का धागा या रस्सी बोल सकते हैं का उपयोग करते हैं और इसमें भी जो सो आप देख सकते हैं नायलन का रस्सी का उपयोग किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है नायलन धागा अन्य धागों से अधिक सरल होता है। आइए इसे एक क्रियाकलाप द्वारा समझें। और ये नायलन का जो धागा होता है ये बहुत ही मजबूत धागा होता है। आप क्रियाकलाप को स्वयं पढ़िए और स्वयं समझ लीजिए, ठीक है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। फिर आगे कहा जाता है निम्न सारणी में आंकड़ों को अंकित करिए और धागों की बढ़ती शक्ति के क्रम में स्थित कीजिए कि जो धागा है उसे जो सो किस प्रकार उनकी शक्ति बढ़ती है। फिर अगला आता है पॉलीएस्टर एक अन्य संश्लेषित रेशा और ये भी जो सो एक संश्लेषित रेशा है जिसे संश्लेषित तंतु है और इसे इंग्लैंड टेरिडियन, अमेरिकन, डेनमार्क और भारत में टेरिक कहते हैं। यानी कि हर देश में, हर कंट्री में जो सो इसका अलग अलग नाम है पाली एस्ट का, ठीक है। तो इंडिया में जो सो टेरिक कहा जाता है, ठीक है। फिर आगे कहा जाता है देखिए पॉलीएस्टर तंतु से बना वस्त्र को आसानी से सिमटना नहीं पड़ता है। इन्हें धोना आसान होता है। अतः यह वस्त्र उद्योग में काफ़ी उपयोगी है। और टेरिलिन का उपयोग कमीज, पैंट, साड़ी, पर्दे तथा अन्य प्रकार के वस्तु बनाने में बहुत ही उपयोग इसका किया जाता है। फिर आगे कहा जाता है पेंट। फाइलिन का उपयोग एक काफ़ी सुप्रसिद्ध रूप है। इसका उपयोग बोतल, घरेलू बर्तन तथा अन्य उपयोग उत्पादों को निर्माण में होता है। फाइलिन में पेट्रोल उत्पादन में बनाया जाता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि ये भी जो सो हम लोग का जो क्या बोल सकते हैं दूसरा जो संश्लेषित रेशा है ये भी जो सो बहुत ही इम्पोर्टेंट रेशा है। इससे भी जो सो आप बोल सकते हैं बहुत
काम का चीज़ है। फिर आगे कहा जाता है प्राकृतिक एवं संश्लेषित रेशा से प्राप्त मिश्रण रेशा। आप जो प्राकृतिक रेशा है और जो संश्लेषित रेशा है उससे उसे जब दोनों को मिला देते हैं तो हमें एक अलग प्रकार की रेशम मिलता है। तो उसे दोनों को मिलाने पर एक अनेक प्रकार की रेशम मिलती है। फिर आगे कहा जाता है एक्रीक्लीन। ठीक है, एक्रीक्लीन रेशा पॉलीस्टर और नायलॉन जैसे सीधे नहीं होते हैं, ये सीधे नहीं होते। ये ऊनों के रेशों जैसा होते हैं और प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त ऊन काफ़ी महंगा होता है। और एक्रीक्लीन रेशा बनी वस्तु के अपेक्षाकृत सस्ता होता है और विभिन्न रंग के होते हैं और यही कारण है कि प्राकृतिक रेशों की अपेक्षा अधिक लोकप्रिय इन रेशाओं का उपयोग प्रायः स्वेटर, शॉल, कंबल आदि बनाने में किया जाता है। सर्दियों में कंबल ओढ़ने में इसका उपयोग किया जाता है। यानी कि ये जो रेशा है एक्रीक्लीन, ये जो है सो काफ़ी हमें जो है सो थोड़ा सस्ता मिल जाता है और इसका उपयोग जो सो हम लोग या जो साइंटिस्ट सब बनाते हैं या अन्य लोग जो बनाते हैं, जब इसकी खोज किया गया तो इसे जो सो हम लोग भी अभी यूज करते हैं। कंबल उम्बल जो बनाया जाता है इसी से बनाया जाता है और इसका उपयोग करके हम लोग जो सो अपनी आवश्यकता को पूर्ति करते हैं। फिर आगे कहा जाता है संश्लेषित रेशा के गुणधर्म की। जो संश्लेषित रेशा हम लोग जो बनाते हैं उसके क्या गुणधर्म है। देखिए, कल्पना कीजिए कि आपको विद्यालय जाना है और वर्षा होने लगी है। जिस छाता या बरसाती का उपयोग करते हैं वे खास प्रकार के कपड़े से बने होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा इसलिए होते हैं क्योंकि अगर वो खास प्रकार के कपड़े से अगर नहीं बने होंगे तब जो सुबह भीग जाएगा, अर्थात यानी कि उससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये समझिएगा। तो उसे एक अलग प्रकार के कपड़े से बनाया जाता है। अगला क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप को भी जो सो आप स्वयं पढ़ के समझिए, क्योंकि क्रियाकलाप में कुछ है नहीं लेकिन आप पढ़ के स्वयं समझ सकते हैं। फिर आगे कहा जाता है उपरोक्त क्रियाकलाप से यह निष्कर्ष निकलता है कि संश्लेषित रेशा से निर्मित वस्तु का टुकड़ा प्राकृतिक रेशा से निर्मित वस्तु का अपेक्षा कम जल सोखता है। साथ ही उन्हें सूखने में भी कुछ कम समय लगता है और संश्लेषित रेशा कपड़ा सिकुड़ता नहीं है और इसी कारण संश्लेषित रेशा से बना कपड़ा को धो और पहनो। कहने का अर्थ ये बनता है कि जो संश्लेषित रेशा जो होता है वो जो सो जल्दी सिकुड़ता नहीं है। अगर उसे धोएंगे तो वो सिकुड़ेगा नहीं, उसे सिर्फ धो के रख दीजिए तो वह जो सो पहले के जैसा हो जाता है और धो के उसे पहनना जा सकता है, वो सिकुड़ता नहीं है बिना इस्त्री किए। फिर आगे कहा जाता है रेशम की पहचान। देखिए, रेशम की पहचान उनके जलने की दर, जलाने की गंध एवं प्राप्त राख से रंग आदि से आधार पर किया जा सकता है। कि जो आपके पास रेशम है, वो रेशम को जो सब कैसे पहचान सकते हैं कि कौन सा रेशम है, तो उसके गंध से, जलाने के गंध से और जलने के गंध से और उसके रंग रूप से हम कुछ उसे पहचान सकते हैं। देखिए, कहा जाता है सूती वस्त्र शीघ्र एक पीली लो के साथ जलता है। जो सूती का कपड़ा होता है वो पीला लो के साथ जलता है और जलने पर उसमें कागज जलने जैसा गंध आती है सूती से। राख भूरी रंग का होता है, राख इसका भूरी रंग का होता है। फिर आगे कहा जाता है रेशमी वस्त्र को जलाने पर शीघ्र ही जल जाता है तथा बालों के जलने के समान गंध आती है और जले हुए किनारों पर चिपके दाने पड़ जाती है। इसकी राख में भी दाने पाए जाते हैं और ऊनी वस्त्र धीरे धीरे जलते हैं और इसे जलाने पर बाल जैसा गंध आती है। यानी कि जितने भी वस्त्र होते हैं उससे भी जो ऊनी वस्त्र भी उससे भी बाल जैसा गंध आता है और अवशिष्ट पदार्थ काले रंग का गुब्बारे जैसा होते हैं। फिर आगे आ जाता है रेनन वस्त्र जल्द ही जलकर पिघल जाता है तथा काले दाने से पड़े जाते हैं। इसके जलने पर कागज या रस्सी के जलने के समान गंध उत्पन्न आती है और राख भूरे हो जाती है और नायलॉन पिघल जाता है। यानी कि जितने भी अभी आप देखें वो जो सो जलाकर उसे पहचाना जा सकता है कि किस प्रकार का जो सो रेशम है। तो रेशम को पहचानने का यही एकमात्र तरीका है कि उसे जलाकर आप देखिए और गंध और उसके जो अपशिष्ट पदार्थ बचते हैं जलने के बाद उससे जो सो आप समझने का प्रयास कीजिए तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार का रेशम है। ठीक है। फिर आगे कहा जाता है
प्लास्टिक गर्म अवस्था में प्लास्टिक को आसानी से अपनी अपनी इच्छा अनुसार किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। इसी गुण के कारण आज हमारे दैनिक जीवन के उपयोग की काफ़ी वस्तुएं प्लास्टिक की बनी होती है। आप घर के प्रतिदिन काम में आने वाले प्लास्टिक की वस्तु एक एवं उसके उपयोग को सूची में लिखें। आप अधिक से अधिक देखेंगे कि आप जो जितने भी सामान यूज करते हैं, अपने सामग्री या सामान जो दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो अधिक से अधिक प्लास्टिक के होते हैं। क्योंकि उसे जो है सो गर्म करके जो है सो आसानी से किसी भी रूप में उसे ढाला जा सकता है। तो आप जो सो यहाँ सारणी में लिख सकते हैं किस किस प्रकार का वस्तु आप उपयोग करते हैं। फिर आगे कहा जाता है, इस प्रकार आप देखते हैं कि प्लास्टिक का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है जो प्लास्टिक होता है। और प्लास्टिक से बनी वस्तु साफ चमकीली हल्की पीली सस्ती का उपयोग होता है। प्लास्टिक भी एक बहुलक है और सभी प्लास्टिक में इकाइयों की अवस्था एक समान नहीं होती है और कुछ में या एक रेखीय तो कुछ में शाखाएं होती है। यानी कि कहने का अर्थ ये बनता है कि जितने भी प्लास्टिक की रेशम होती है वो जो सो समान रूप से नहीं होती है, उसमें भी जो सो कुछ असमानता पाई जाती है, उसमें भी बहुलक पाए जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। और अब आप देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सो हमारे पास दिखाने के लिए आपके पास फिगर है कि प्लास्टिक के किस प्रकार वस्तु बनाए जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि प्लास्टिक का किसी भी आकार देना, इसे जो है सो ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है अब प्लास्टिक के एक टुकड़े को मोड़ने का प्रयास कीजिए। आप देखेंगे कि कुछ प्लास्टिक की वस्तुएं आसानी से मुड़ जाती है, जबकि कुछ वस्तुओं को मोड़ने हेतु बल लगता है और टूट जाती है। आपने देखा होगा कि प्लास्टिक का बोतल में गर्म जल डाला जाता है तो विकृत जल ऊष्मा के प्रति प्लास्टिक के गुण के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। और प्लास्टिक को भी जो सब उसके गुणों के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। एक ऊष्मीय प्लास्टिक जो ऊष्मा को बर्दाश्त करता है, वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर आसानी से विकृत हो जाता है, यानी कि आसानी से जो वह पिघल जाता है या मुड़ जाता है, या थर्मो प्लास्टिक उसे कहते हैं। जैसे कि पॉलीथीन और पॉलीविजन क्लोराइड PVC, इसका उपयोग खिलौने, कंघी, बोतल, पाइप इत्यादि में किया जाता है। फिर दूसरा आता है ऊष्मीय प्लास्टिक। उसमें ड्रिल प्लास्टिक जो नहीं होता है, वैसे प्लास्टिक जो गर्म करने पर अधिक मुलायम नहीं होता है, उसे एक बार में ही इच्छा आकार से ढाला जा सकता है और बाद में पिघलाकर कोई दूसरा आकार नहीं दे सकते हैं। ऐसे प्लास्टिक उसमें प्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कहलाता है। ये उसमें सुन प्लास्टिक थर्मोलिस प्लास्टिक की अपेक्षा अधिक कठोर होता है। यानी कि जो उसमें सुन प्लास्टिक होती है वो जो सो इससे अधिक मजबूत होती है। फिर आगे कहा जाता है कि बेकाइल या ऊष्मा और विद्युत का कुचालक है। इसका उपयोग बिजली के स्विच विभिन्न बर्तनों के हथेली, टेलीफोन उपकरण, यानी कि जो गर्म वस्तु होता है उसमें जो सो उपयोग किया जाता है और ये विद्युत का कुचालक है। सबसे पहले ये समझिएगा। दूसरा कहा जाता है मेलोनाइन, यह आग का प्रतिरोध है तथा ऊष्मा को सहने की अधिक क्षमता रखता है और इसका उपयोग फर्श के टाइल के रसोई में बर्तन पकड़ने हेतु में किया जाता है। यानी कि जितने भी प्रकार के आप देख रहे हैं उससे जो है सो कुछ ना कुछ आपको निष्कर्ष मिल रहे हैं। तो ये सब बातों को आप समझते जाइएगा और यही निष्कर्ष जो है सो आपको जो है सो समझ लेंगे, तब जो है सो आपको समझने में आपके अध्याय के प्रश्न सभी बन जाएंगे। ठीक है, तो आगे देखिए प्लास्टिक के गुण तो आप ध्यान में देख लीजिएगा। यानी कि इस प्रकार जो आप पढ़ ही लेंगे थोड़ा सा तो आप समझ जाएंगे। तो इस अध्याय को थोड़ा सा अपने से भी जो है ध्यान में कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलता है आपको एक नई वीडियो में। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लास्ट तक देखें आप, तब लाइक ज़रूर कर दें वीडियो को, और तब तक जो है सो
शेयर भी कर दे वीडियो को।